Assalamu alaikum, beautiful people, and a very good morning. My name is Seher Shabir, and the topic which I'll be presenting today is the fall of Dhaka that happened in 1971. So let's have a sneak peek of this topic through its introduction. So पाकिस्तान बेसिकली जब 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसके दो पार्ट्स थे बेसिकली। एक था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आजकल आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और एक था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान से उसका ईस्ट विंग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान के पास जो एक एजाज़ था, एक ऑनर था ऑफ बीइंग द बिगेस्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वो एक तरह से पाकिस्तान ने लूज़ कर दिया। Now let's have a glance at the basic history of these two parts of the Pakistan. अगर आप देखें, जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947 में, तो उसकी पॉपुलेशन थी अबाउट 75 मिलियन, और पाकिस्तान जियोग्राफिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, विच वाज ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो थी 42 मिलियन, अबाउट 42 मिलियन, एंड वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी 33 मिलियन। इस तरह ईस्ट पाकिस्तान जो था वो 56% ऑफ द पॉपुलेशन जो है मेकअप कर रहा था पाकिस्तान का, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान था इट वाज शेयरिंग 44% ऑफ द होल पॉपुलेशन। एरिया अगर हम देख लें तो उसमें वेस्ट पाकिस्तान ज़्यादा था, इट हैज़ एन एरिया ऑफ 3,10,000 स्क्वायर माइल्स, वाइल ईस्ट पाकिस्तान का जो एरिया था इट वाज 55,000 स्क्वायर माइल्स। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर आप देखें ईस्ट पाकिस्तान की, देवर राइस, जूट, टी, पाइनएप्पल एंड कोकोनट, जबकि वेस्ट पाकिस्तान के थे कॉटन, टोबैको, व्हीट एंड कॉर्न। मेजर लैंग्वेजेस ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर बंगालीज रहते थे, वहाँ पे बंगला बोली जाती थी, और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू प्लस प्रोविंशियल लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, पश्तो, पंजाबी, बलोची एक्सेट्रा, और जो भी थी ट्राइबल लैंग्वेजेस। वेदर ईस्ट पाकिस्तान का अगर हम देखें तो इट वाज हॉट एंड ह्यूमिड, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट एंड मॉडरेट। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच आर द रीजंस फॉर द फॉल ऑफ ढाका। सो बेसिकली बहुत से रीजंस, बहुत से फैक्टर्स ने मिल के ये जो भी ओकेजन था इसको हैपन किया, या ये हैपन हुआ उनकी वजह से, लेकिन हम उनमें से कुछ पे जो है वो अभी गौर करेंगे। So the first reason that led to the fall of Dhaka is basically the forgotten Islamic ideology. आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे बना है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप आपस में भाईचारे से रहो, ब्रदरहुड जो है वो कायम करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़, मेजॉरिटीज़ सबको आप अच्छे से ट्रीट करो। लेकिन हुआ क्या कि जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने से पहले तो सबका यही मकसद था कि पाकिस्तान बन जाए किसी तरह, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी आगे नाम लाया गया, हर चीज़ की गई। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो इस इस्लामिक आइडियोलॉजी को कहीं पर से पुश डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे ब्रदरहुड का फिर सिनेरियो रहा ही नहीं, और स्पेशली बिटवीन द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान मोहब्बतें बढ़ने के बजाय उनके दरमियान दूरियाँ और नफ़रतें बढ़ने लगीं, बिकॉज वो एक दूसरे को भाईचारे के मायार में तोल ही नहीं रहे थे, वो एक दूसरे को ब्रदरहुड का जो स्टेप है वो ले ही नहीं रहे थे एक दूसरे के लिए। इस वजह से बजाय बॉन्ड ऑफ लव बढ़ने के उनके दरमियान दूरियां और हेट्रेड और जेलसी जो है वो बढ़ने लगी। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर था विच लेड टू द फॉल ऑफ ढाका बेसिकली was the geographical and cultural differences between the people of the West Pakistan and the East Pakistan. अब ऐसा क्यों था? आपको पता है कि अगर आप मैप पे देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंडिया लाई कर रहा है, ठीक है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हज़ारों मील का फासला भी है। तो डिस्टेंस बेसिकली डजेंट मैटर दैट मच, लेकिन जब बीच में इंडिया जैसा एनिमी हो जो कि हर मुश्किल में आपको जो है नुकसान ही पहुंचाए और हर एक तरह से चांस ढूंढे आपको नुकसान पहुंचाने का, तो फिर जो है वो इशू लाई करता है। तो जोग्राफिकल डिफरेंस तो था ही, प्लस कल्चरल डिफरेंस भी इस तरह से था कि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ज़्यादातर अच्छी पोस्ट पे थे, दे वर काइंड ऑफ एलीट एज़ कम्पेयर टू द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। वो थोड़े से बैकवर्ड थे, एजुकेशन में भी पुअर भी ज़्यादा थे, तो लाइफ स्टाइल भी ऑब्वियसली चेंज था। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, काइंड ऑफ हकीर समझते थे, बिकॉज हर लेवल, हर स्टेटस और हर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस में भी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा आगे थे। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस था, अपकमिंग डिफरेंस इज़ रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
ब्यूरोक्रेट्स का आपको पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, अनरीज़नेबल पावर होती है, और वो अपनी उस पावर को यूटिलाइज भी करते हैं वेरी कनिंगली एंड क्लेवरली, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रिटिश के जो रेन था वहाँ से ही चला आ रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो पावर होती है। तो फिर जब पाकिस्तान बना तो उसमें भी ये जो एक रिवायत थी ये बरकरार रही। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें मलिक ग़ुलाम मोहम्मद और सिकंदर मिर्ज़ा, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया, लेकिन बिकॉज दे वर ब्यूरोक्रेट्स एंड दे हैव दैट मच पावर, तो वो क्या हो गए कि हेड ऑफ़ द स्टेट भी इवन के बन गए। अब जो ब्यूरोक्रेसी थी इसमें ज़्यादा शेयर नहीं था ईस्ट पाकिस्तान का, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा शेयर था। अभी आगे जाके हम वो सीट्स भी देखेंगे। लेकिन बेसिक बात ये कि जो आजकल जिस तरह सीएसएस के एग्ज़ाम्स होते हैं विच इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, उस टाइम पे सीएसएस का नाम होता था सीएसपी, ठीक है। तो इस वजह से जो सीएसपी क्लास थी, सीएसपी सीट्स भी जो थी, उसमें ज़्यादातर शेयर पंजाब से था एंड नॉट फ्रॉम बंगाल। बंगाल का बहुत ही लिमिटेड मेंबरशिप थी वहाँ पे। तो इस वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको ये लग रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमें अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करें या अपने सब ऑर्डिनेट समझ रहे हैं, बिकॉज वो हमें अपने से कम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो वहाँ कोई वो वर्ड ही नहीं है, कोई से ही नहीं है, हमारे कोई बोलने वाले नहीं है। जबकि ज़्यादातर सीट्स, ब्यूरोक्रेसी, ज़्यादातर पावर में कौन है? वेस्ट पाकिस्तान के लोग। इस वजह से भी प्रेजुडिस जो थी वो क्रिएट हो रही थी बिटवीन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। नाउ एज यू ऑल नो कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, एक होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी। तो अगर हम मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का देखें कि उसमें ईस्ट पाकिस्तान का कितना रोल था या कितनी मेंबरशिप थी, और वेस्ट पाकिस्तान की कितनी मेंबरशिप थी, तो क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे ईस्ट पाकिस्तान से देयर वाज नो कैंडिडेट, वाइल वेस्ट पाकिस्तान से 3 लोग थे। मेजर जनरल की सीट पे ईस्ट पाकिस्तान से 0 कैंडिडेट, जबकि वेस्ट पाकिस्तान से 20 पीपल। ब्रिगेडियर की सीट पे ईस्ट पाकिस्तान से ओनली 1 और वेस्ट पाकिस्तान में 34 लोग थे। जबकि कर्नल की सीट पे ईस्ट पाकिस्तान से 1 और वेस्ट पाकिस्तान से 49 लोग थे। इसी तरह मेजर की सीट पे अगर आप देखें तो 10 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान वाइल 590 फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेवी ऑफिसर्स को अगर आप देखें तो 7 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान वाइल 593 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, सच अ बिग गैप। एयरफोर्स ऑफिसर्स जो थे वो भी ईस्ट पाकिस्तान से जो है वो देवर 40, वाइल वेस्ट पाकिस्तान में 640 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। इसी तरह अगर आप सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख लें तो सेक्रेटरी की सीट पे जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से देयर वाज नो वन, वाइल वेस्ट पाकिस्तान से 19 पोस्ट थी। इस तरह जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे ईस्ट पाकिस्तान से 3 लोग थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान से 38 लोग थे। डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पे ईस्ट पाकिस्तान से 10 लोग, जबकि वेस्ट पाकिस्तान से 123 लोग थे। इसी तरह अंडर सेक्रेटरीज अगर आप देखें ईस्ट पाकिस्तान में दे वर 38 एंड वेस्ट पाकिस्तान में इट वाज 510। सो अ क्लियर डिफरेंस हैज़ बिन शोन। इन टेबल से आपको नज़र आ रहा होगा कि जब पोस्ट में और ब्यूरोक्रेसी मेंबरशिप में इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा गैप है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं शो होना था, कहीं ना कहीं उसकी एडिटेशन शो होनी थी, और वो शो हो भी रही थी बिटवीन द पीपल ऑफ दीज 2 प्रोविंसेस, जब उनके दरमियान प्रेजुडिस और नफरत और हकारत फैल रही थी एक दूसरे के लिए। Now, the upcoming reason for the fall of Dhaka is basically the influence of Hindus in East Pakistan. आप सबको पता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि बांग्लादेश जो है, आजकल का बांग्लादेश और उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, वो इंडिया के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान उस ज़माने का और ईस्ट पाकिस्तान उसके बीच में जो है वो इंडिया लाई कर रहा है। तो इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, आज तो है ही है, उस वक्त भी था, ठीक है, बांग्लादेश पे, या फिर जिसको आप ईस्ट पाकिस्तान कहते हो उस पे। अब ईस्ट पाकिस्तान में ऑल दो 4% पॉपुलेशन रह रही थी हिंदूज़ की, लेकिन वो जो 4% पॉपुलेशन थी उनकी क्वांटिटी बेशक कम हो, पर क्वालिटी उनकी जो थी वो ये थी कि उनकी दिन रात यही कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह इस ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने में कामयाब हो जाएं। और जो ये 4% पॉपुलेशन थी, दे वर लिटरेट, दे वर नॉट इलिटरेट, दे वर लॉयर्स, टीचर्स, ठीक है, थिंक टैंक्स, बहुत से मतलब इस तरह के हायर पोस्ट पे वो थे, एंड दे वर यूटिलाइजिंग इट, लोगों के माइंड वॉशिंग करके, ब्रेन वॉशिंग करके वो यूटिलाइज कर रहे थे इस चीज़ को कि वो मैक्सिमम कोशिश करें अपनी तरफ से कि किसी तरह यहाँ के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहका के, फ्रीडम पे उभार के उनको किसी तरह पाकिस्तान से अलग कर दें। हिंदूज़ का यही इन्फ्लुएंस का एक और जो पहलू है विच इज़ द रोल ऑफ हिंदू टीचर्स इन ईस्ट पाकिस्तान। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, ईस्ट पाकिस्तान के लोग बेसिकली बैकवर्ड थे, पुअर थे, तो वहाँ पे जो टीचर्स थे या अच्छी पोस्ट पे थे, दे वर हिंदूज़ मोस्टली।
तो अब हिंदू टीचर्स क्या करते थे, वो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि बेसिकली किसी भी मुल्क को बनाने में या बिगाड़ने में उसके यूथ का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट कैंपेन देख लें, इमरान खान को देख लें, उसके साथ स्टूडेंट्स थे, सो ही वॉन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ स्टूडेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू टीचर्स ने स्टूडेंट्स की ब्रेन फीडिंग स्टार्ट कर दी कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ बगावत स्टार्ट करो, ठीक है। और उनको वो फ्रीडम उभारने पे लगाने लगे, यानी दे कॉल इट फ्रीडम। उस बगावत को उन्होंने उनके माइंड में फ्रीडम इम्पोज किया और उस पर उभारा उनको कि तुम लोग पाकिस्तान से, यानी वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करो, क्योंकि वहाँ तुम लोगों के जो ड्यू राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे। अब नेक्स्ट रीज़न अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही गलती है, विच इज़ लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तो तब से कायद आज़म के बाद कोई भी हमें ऐसा लीडर नहीं मिला जो कि सारी कौम को लेकर चला है, जिसको आप नेशनल लीडर कह सको। तो कायद आज़म की डेथ के बाद भी इवन मुस्लिम लीग सही से कामयाब नहीं हो सकी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिल आपस में मिलाने में। एंड दे वर नॉट, दे डोंट रियली केयर अबाउट इट, क्योंकि सारा फोकस, अगर आप आगे आने वाले अभी हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि देयर मेन फोकस ऑफ मुस्लिम लीग वाज नॉट इन द ईस्ट पाकिस्तान बट इन द वेस्ट पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हमारी तरफ से भी हुई है टूवर्ड्स द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, विच लेड देम इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, और जिसने फिर उनको बगावत पे मजबूर किया। अगला रीज़न है नंबर 8 इज़ economic conditions ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो एज़ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ईस्ट पाकिस्तान इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक पुअर कंट्री था। इवन वहाँ का पर कैपिटा इनकम, जो आपको किसी भी जोग्राफिक रीजन से इनकम आती है, तो वो भी बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ के हालात, वहाँ के वाक़यात, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सीट, सब कुछ जो था वो वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में इट वाज़ वेरी लो। तो इस वजह से भी जो है वो एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो जन्म लिया बिटवीन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। घरों में भी ऐसा ही होता है, अगर आप देख लें, दो भाई हैं, एक बहुत अच्छा कमा रहा है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, दूसरा जो है वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो फैमिली वाले ज़्यादा जो है वो उस वाले के साथ ही अच्छे होते हैं जो कमा ज़्यादा रहा होता है, उसी को ज़्यादा सपोर्ट एंड ज़्यादा वाह वाह उसी की हो रही होती है, ज़्यादा अप्रिशिएशन उसी को मिल रही होती है। सो कहीं ना कहीं दो भाइयों के दरमियान जो सगा खून है, उनके दरमियान जब इस स्टेटस और मनी की बेस पे जेलसी आ सकती है, तो फिर वो तो फिर स्टिल जो है वो पार्ट्स थे एक मुल्क के दो, जिनके बीच में इंडिया था, तो उनके दरमियान तो जेलसी आनी ही आनी थी, जिस पे इंडिया ने मज़ीद जो है वो आग भड़काई। नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ द प्रोविंशियल प्रेजुडिस। सो बेसिकली सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान जब से बना तो चाहिए तो ये था कि 1 या 2 साल में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो बन जाना चाहिए था। लेकिन अब चाहे बाय इंसिडेंट या बाय एक्सीडेंट 9 साल लग गए, फर्स्ट 9 ईयर्स लग गए जो है वो हमारी कंट्री का कोई रूल बनने में या बेसिक प्रिंसिपल बनने में। तो यही वजह थी कि जब किसी मुल्क में कोई कानून नहीं होता तो फिर वहाँ पे जंगल का कानून होता है, फिर वहाँ हर कोई एक दूसरे के से बढ़ने की कोशिश, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लोग अपनी ड्यूटीज़ पे फोकस नहीं करते, अपने राइट्स पे फोकस करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रेजुडिस और नफ़रतें पाल लेते हैं, और एक हारमनी और पीस नहीं हो सकती। और यही चीज़ थी जो कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान पैदा नहीं हो रही थी, विच इज़ लव। वो एक दूसरे से नफरत करने लगे थे बिकॉज ऑफ द सर्टन डिफरेंसेस, लेकिन उनको आपस में जोड़ने वाला कोई नहीं था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था, इट वाज प्रेसिडेंट अयूब्स मार्शल लॉ। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट यहाँ क्योंकि हम रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, सो हाउ इट वाज अ रीज़न टूवर्ड्स द फॉल ऑफ ढाका, कि आपको पता है जब भी कोई मार्शल लॉ लगता है, यानी कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी होती है मुल्क में, तो आवाम की राय को इतना ज़्यादा फोकियत नहीं दी जाती। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है मार्शल लॉ। और ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है कि ज़्यादा सीट्स, ज़्यादा मेंबरशिप, हमने पीछे सारे ग्राफ देखे, कहाँ से थे, वेस्ट पाकिस्तान से। तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सिंगल थॉट, यही हर कोई समझ सकता है कि ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आ रही थी, कहाँ को मिल रही थी ज़्यादा सपोर्ट, वेस्ट पाकिस्तान को। और सप्रेस कौन हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान। तो इस वजह से भी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उनके दिलों में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, नफरत पैदा हो गई। अब जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इट वाज द लैंग्वेज डिफरेंस और द लिंग्विस्टिक इशू। अब हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उर्दू इसकी नेशनल लैंग्वेज करार दी गई, और इवन स्टैम्प्स वगैरह पे हर जगह जो थे, सिक्कों वगैरह पे उर्दू ही लिखी जाती थी। अब हमें पता है कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, इट कम्प्राइजेस ऑलमोस्ट 56% ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, तो
उनका मुतालबा ये था बंगाल के मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स का कि उर्दू के बजाय बंगाली को जो है वो पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस और ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह की सीट्स पे ज़्यादा कौन थे, वेस्ट पाकिस्तान के लोग, विच वर पंजाबी मोस्टली एंड सिंधी बलोची एक्सेट्रा, सो दे डिडंट वांटेड कि बंगला जो है वो नेशनल लैंग्वेज करार दी जाए। सो दे सपोर्टेड उर्दू, ऑल दो उर्दू बोलने वालों की तादाद कम थी एज़ कम्पेयर टू द बंगाली स्पीकर्स। तो इस सूरत हाल में क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम बेसिकली 1948 में राइज हुई, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस प्रॉब्लम को दबा दिया क्योंकि उन्होंने जब 21 मार्च 1948 को रेस कोर्स मैदान ढाका में जलसा किया तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली जो बंगाली पब्लिक को एड्रेस किया, बहुत क्लियरली उनको बताया। कदम के वर्ड्स ये थे कि लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट देयर शुड बी नो डाउट दैट द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी उर्दू एंड नो अदर लैंग्वेज। सो उन्होंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती कोई और लैंग्वेज। तो बंगाली पीपल भी जो थे वो कायद-ए-आज़म की रिस्पेक्ट में ज़रा सप्रेस हो गए, मतलब कि उन्होंने बात मान ली एट दैट टाइम। लेकिन कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद ये मसला दोबारा से अरोज़ हुआ। तब कोई ऐसा लीडर भी नहीं था जो कि इस मसले को हल कर सकता। सो बेसिकली क्या हुआ फिर कि जो बंगाली पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिलकर 23 जून 1949 को एक पार्टी फॉर्म की विच वॉज अवामी मुस्लिम लीग। बाद में इसके नाम से मुस्लिम हटा के इट वॉज जस्ट अवामी लीग, बिकॉज वो सेकुलर बुनियादों पे अपनी जो पार्टी चलाना चाहते थे, किसी दीन या रिलीजन्स की बुनियादों पे नहीं। तो बेसिकली उनका मकसद था ये पार्टी बनाने का टू प्रोमोट बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। तो इस वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि फाइनली बंगाली और उर्दू दोनों को ही जो है वो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा करार दे दिया गया। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द वन यूनिट फॉर्मेशन या वन यूनिट फार्मूला या वन यूनिट स्कीम भी इसको कहते हैं। सो बेसिकली 1955 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, विच वॉज मोहम्मद अली बोगरा, उन्होंने ये स्कीम पेश की। क्यों पेश की? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर जब आप करो दोनों को। तो अब दोनों का मुतालबा यह था कि हमें जो है वो ज़्यादा सीट्स दी जाएँ। किसी का था बेस्ड ऑन टेरिटरी तो किसी का था बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल असम्बली में और सेनेट में, यानी लोअर हाउस में एंड अपर हाउस में। तो बेसिकली इस इशू को सॉल्व करने के लिए मोहम्मद अली बोगरा ने वन यूनिट स्कीम दी, जिसमें उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की जितनी भी प्रोविंसेस थी, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, NWFP, KPK को उस टाइम पे NWFP कहते थे, सबको कन्वर्ज कर दिया एक यूनिट में, यानी इट वॉज कंसिडर्ड एज वन यूनिट वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एज वन यूनिट, ठीक है। इसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया कि ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने लोअर हाउस में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को उन्होंने अपर हाउस में जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन दे दी। लेकिन स्टिल बंगालीज जो थे वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए, बिकॉज देयर ड्यू राइट था कि उनका ड्यू राइट था, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, सो दे डिज़र्व मोर सीट्स, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई।